गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज शायद आपकी यूनिट फर्स्ट की ये आखिरी क्लास होगी। इंटरफेरेंस इस आज के आर्टिकल के साथ ही इंटरफेरेंस का यूनिट जो है वो समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट वीक से फिर हम डिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा कल हम लोगों ने फेवरिपेरेट इंटरफेरोमीटर स्टार्ट किया था और हमने फेवरिपेरेट इंटरफेरोमीटर साथ ही साथ फेवरिपेरेट एटलॉन, जिसे शॉर्ट में एटलॉन कहते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की थी, इसे कैसे बनाया जाता है और उससे किस प्रकार से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्राप्त की जा सकती है और जो प्राप्त होने वाली फ्रिंजेस हैं वो किस तरह से इंटरफेरेंस की कंडीशन को फुलफिल करती हैं और उनकी जो कंडीशन है वो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में और ट्रांसमिटेड सिस्टम में कैसी होती हैं, उनकी कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होती हैं, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होती है। जो इनमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से कंडीशन में किस सिस्टम में चेंज होता है और किस सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं होता, ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और आपको याद होगा लास्ट में हम लोगों ने स्टोक्स रिलेशन पढ़े थे और जिसकी मदद से हमने दो इक्वेशंस डिराइव किए थे, जिसमें से एक जो था वो था r इक्वल टू माइनस आर प्राइम, जिसका मतलब ये है कि अगर रिफ्लेक्शन डेंसर से रेयरर हो या रेयर से डेंसर हो, जो उसका कोफिशिएंट होता है, एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, वो सेम ही होगा, बस उसका जो फेज होगा वो अपोजिट होगा, तो हम कह सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट कह सकते हैं। और एक दूसरा इक्वेशन भी हम लोगों ने स्टोक्स रिलेशन से प्राप्त किया था और वो था 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी टी प्राइम। सो ये दोनों स्टोक्स रिलेशन यहाँ ऊपर देखिए दोबारा हमने लिख दिए हैं और इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप जो है फाइनली ये कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ट्रांसमिशन में जाती है, जो इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन में जाती है, उन दोनों का जो सम होता है वो इंसिडेंट इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो कल हम ये सारे टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हमें इनका इस्तेमाल करना है। स्टोक्स रिलेशन पढ़ चुके हैं और आपको याद होगा कि यहाँ पर ये जो आर और टी है, आर प्राइम और टी है, ये सब हम डिफाइन कर चुके हैं। तो जस्ट टू रिकॉल कि क्या बात उन्होंने कही थी, क्योंकि आज इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा एक बार पीछे बताते हुए चल रहा हूँ कि जो टी और आर है वो ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस है तब जबकि लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, यानी कि ग्लास से एयर में जा रही है, ठीक। और टी प्राइम एंड आर प्राइम ये भी ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस ही हैं, या जिसे आप एम्पलीट्यूड कोफिशिएंट कहते हैं ही हैं, लेकिन इस बार वो एयर से ग्लास में जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका आगे इस्तेमाल होने वाला है। और साथ ही साथ याद रखिएगा जो हम लोगों ने स्टोक्स रिलेशन की बात की थी, ये दो इक्वेशन आर इक्वल टू माइनस आर प्राइम और आर स्क्वायर प्लस टी टी प्राइम इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशन की मदद से हम फाइनली ये दो इक्वेशन प्राप्त करते हैं। एक है कैपिटल आर के लिए जिसे एनर्जी रिफ्लेक्टिविटी कहते हैं, कैपिटल आर इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक है कैपिटल टी जिसे एनर्जी ट्रांसमिटिविटी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू टी टी प्राइम। तो ये आर, कैपिटल आर और कैपिटल टी, इसका हमको भी यूज करना है, तो इसको भी ध्यान रखिए, कैपिटल टी इक्वल टू टी टी प्राइम, ठीक है। और इन दोनों का सम अगर इस इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में, सेकंड स्टोक्स रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये कैपिटल आर और कैपिटल टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हो जाएगा आर प्लस टी इक्वल टू 1, यानी कि जो जितनी एनर्जी रिफ्लेक्टिविटी में जाएगी, रिफ्लेक्शन में जाएगी, और जितनी एनर्जी ट्रांसमिशन में जाएगी, उन दोनों का सम क्या होगा, वो इंसिडेंट के बराबर होगा। तो यहाँ आर एक्चुअली आई आर, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड अपॉन आई, आई मीन इंसिडेंट की इंटेंसिटी, आई आर अपॉन आई है, और कैपिटल टी एक्चुअली आई टी अपॉन आई है, यानी कि जो ट्रांसमिशन में जा रही है इंटेंसिटी अपॉन इंसिडेंट इंटेंसिटी है, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि आई आर प्लस आई टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। इंसिडेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटेंसिटी प्लस ट्रांसमिटेड रेज इंटेंसिटी, ठीक है। और आई से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर अपॉन आई प्लस आई टी अपॉन आई इक्वल टू 1, और आई आर अपॉन आई क्या हो गया, कैपिटल आर, और आई टी अपॉन आई क्या हो गया, कैपिटल टी, तो आर प्लस टी इक्वल टू 1। तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आई है यहाँ भी जो स्टोक्स रिलेशन से हमने प्राप्त की है। तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, अब इसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ इसको भी ध्यान रखिएगा कि आर और टी को इन शॉर्ट रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ा समझाने में मुझे समय लगेगा,
स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट इसका पोर्शन है। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए कि जो हम ग्लास प्लेट ले रहे हैं और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लीजिए n प्राइम, पहले ही बता चुके हैं, और जो एयर फिल्म ट्रैप हो जा रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। वैसे तो 1 भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम चलिए 1 की जगह n ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद ये जो डेल्टा है दैट रिप्रेजेंट फेज डिफरेंस, और आप जानते हैं कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन होता है कि दिस डेल्टा, स्मॉल डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा कैपिटल डेल्टा, है ना, 2 पाई बाय लैम्डा कैपिटल डेल्टा, यानी फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक। अच्छा, पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, 4 पाई तो 2 पाई से मल्टीप्लाई होने के बाद आया, पाथ डिफरेंस होता है 2nd cos थीटा। अच्छा देखिए, एक चीज यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमने जब आपको मैंने थिन फिल्म पढ़ाई थी तो पाथ डिफरेंस डिराइव कराया था 2nd cos थीटा प्राइम, वेयर थीटा प्राइम इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। यहाँ जब हम फेवरी-पेरेट इंटरफेरोमीटर डिस्कस कर रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने थीटा माना हुआ है, ठीक है। तो एक छोटा सा चेंज किया है। सो अब क्या हो जाएगा, 2nd cos थीटा, तो 2nd cos थीटा हो गया, तो अब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 4 पाई nd cos थीटा अपॉन लैम्डा। सो अब हमें इस फार्मूले की नहीं जरूरत पड़ने वाली है, हम यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि हम पाथ डिफरेंस की जगह पर फेज डिफरेंस लेने वाले हैं, ये स्मॉल डेल्टा लेने वाले हैं। सो इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वैल्यू इसके बराबर होती है जो यहाँ पर एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। हम इस्तेमाल केवल यही करेंगे, डेल्टा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पूरा फॉर्मूला नहीं यूज करने जा रहे हैं। अब ये एक फिगर है, इस फिगर में क्या है कि जो फेवरी-पेरेट इंटरफेरोमीटर के प्लेट्स होते हैं, अभी तक हमने आपको जितने भी फिगर दिखाई है उनमें दोनों प्लेट्स क्या थे, दे वर वर्टिकली अलाइन, दोनों खड़े थे, है ना। और अभी हमने क्या किया, एक अंतर कर दिया है कि इसको हमने हॉरिजेंटली अलाइन करके रख दिया है। ऐसा सिर्फ हमने फिगर ड्रॉ करने की सहूलियत के लिए किया है, इससे हमें फिगर ड्रॉ करने और लिखने में सहूलियत होगी, आसानी होगी, ईज के लिए लिखा है, ठीक है। आप चाहें तो वर्टिकली भी इस फिगर को बना सकते हैं, यानी जो फिगर आपको हॉरिजेंटल एक्सिस पे दिख रही है इसको आप खड़ा कर लीजिए, वर्टिकल एक्सिस पे हो जाएगा तो बिल्कुल वैसे ही दिखने लगेगा जैसा कि फेवरी-पेरेट इंटरफेरोमीटर की अभी तक फिगर में आपको दिखा है। खैर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मोस्ट ऑफ द फिगर्स में देखेंगे तो ऐसे ही रख के फिगर बनाई जाती है, क्योंकि हमारी एक हैबिट रही है कि जो हम थिन फिल्म दिखाते हैं उसकी जो विड्थ है वो वाई एक्सिस पे दिखाते हैं और फिल्म को एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। तो यहाँ भी एयर फिल्म को हमने एक्स एक्सिस पर दिखाया है ना। ये जरूरी नहीं, आप चाहे तो वाई एक्सिस पे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं। चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं, जरा पहले जो टर्म ऑलरेडी डिफाइन उनको उनकी बात कर लेते हैं। ये जो दो थिक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, ठीक है, ये एक्चुअली इनर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट है विच आर सिल्वर्ड, यानी जिनके ऊपर सिल्वर की पॉलिश की हुई है पहले से ही। तो ये जो थिक ब्लैक कलर है एक तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्लियर। इन ये जो ऊपर वाली ब्लैक लाइन है उसके ऊपर का हिस्सा क्या है, वो है ग्लास प्लेट नंबर 1, और जो नीचे वाला मोटा सा काले रंग की एक लाइन ड्रॉ की हुई है, इसके नीचे भी ग्लास प्लेट नंबर 2 है। इस फिगर को बहुत सावधानी से समझिएगा, ये फिगर नंबर 12 के तौर पे आपके नोट्स में है ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें। ओके, तो जो ग्लास प्लेट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n प्राइम, आप देख रहे हैं ऊपर भी n प्राइम लिखा है नीचे भी n प्राइम लिखा हुआ है, दोनों तरफ ग्लास प्लेट है, और बीच में जो एयर फिल्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ठीक। और कैप स्मॉल r और स्मॉल t हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ है, ये दोनों क्या है, ये कोफिशिएंट तब है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के, एम्पलीट्यूड कोफिशिएंट तब है जबकि लाइट बीम ग्लास से एयर की तरफ आ रही, इस एरो से आप समझ भी रहे होंगे, ग्लास से एयर की ओर आ रही और रिफ्लेक्ट हो गई, ये ग्लास से एयर की तरफ ट्रांसमिट हो गई, करेक्ट। और ये जो है टी प्राइम, ये कब है, कब ट्रांसमिशन हो रहा है, जब एयर से ग्लास की तरफ जा रही है, और ये आर प्राइम ये कब रिफ्लेक्ट हो रही है, जबकि एयर से ग्लास की तरफ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, करेक्ट। तो डिफाइन हो गया। और आप देखिए यहाँ पर वही मैंने अभी बात की थी कि थीटा का रोल हमने जो पहले थिन फिल्म में डिस्कस किया था उसे यहाँ बदल दिया, चेंज कर दिया है ना, जो हमने नोट्स में लिखा उसके हिसाब से पैरिटी बनी रहे, इसलिए आपसे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को दिखाया है थीटा प्राइम, देख पा रहे होंगे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को दिखाया है थीटा। तो ये तो अपने ऊपर है
आप आई आर ले लीजिए या थीटा थीटा प्राइम ले लीजिए, या आपस में बदल लीजिए, नोटेशन आप जो डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से आगे कहानी चलेगी। ठीक, इस एयर फिल्म की यूनिफॉर्म थिकनेस है और वो थिकनेस है डी। आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये डी फिक्स होगा, स्पेसर लगा होगा फिक्स होगा, इंटरफेरोमीटर होगा तो ये डी को आप घटा या बढ़ा सकते। ठीक, घटाने बढ़ाने से क्या होता हम थोड़ी देर बाद बात करें। ठीक है, सो शुरुआत यहां से करते हैं कि जब भी कोई लाइट वेव आप कंसीडर करते हैं तो उसकी इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं। आमतौर पे आप लिखते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ये जनरल तरीका है। इससे ज्यादा अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप क्या कर देते हैं, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव कर देते हैं, जिसमें आप डिफाइन करते हैं कि a इज द एम्पलीट्यूड, और ये जो sin ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, ये हार्मोनिक टर्म है, पूरा हार्मोनिक टर्म है। और ये हार्मोनिक टर्म में जो आर्गुमेंट है वो क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फाइव इज द इनिशियल फेज या इपोक जिसे कहते हैं, इनिशियल फेज। मेरे ख्याल से इस इक्वेशन से आप परिचित हैं, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव। ओके, लेकिन इसी को एक दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव लिख सकते हैं, साइन की जगह cos ले लेते हैं, तो भी ये जो पूरा टर्म में क्या कहलाएगा, ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, cos और उसके साथ जो आर्गुमेंट लगा उसको बोलेंगे हार्मोनिक टर्म। लेकिन एक तीसरा तरीका भी है, और मेरे ख्याल से आपने ये तरीका भी मैथमेटिक्स में सीखा है, वही क्वेश्चन जो पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में, वो क्या है, ए ई रेस टू पावर आई थीटा, ए ई रेस टू पावर आई थीटा, करेक्ट। आई होप कि आपने सभी ने पढ़ा होगा। और ई रेस टू पावर आई थीटा क्या होता है, मेरे ख्याल से आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सारे अच्छे से जानते हैं। तो ये बात दिमाग में रखते हुए अब आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो कंसीडर ये करते हैं कि मान लीजिए कि एक लाइट रे है जो इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, आप मेरे कर्सर पे जरूर ध्यान दीजिएगा, लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल थीटा प्राइम, और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका एम्पलीट्यूड है ए, यानी इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड है ए। तो कहानी ए से शुरू होती है, एम्पलीट्यूड है ए। ठीक, तो इस लाइट रे इस पॉइंट पर दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक पोर्शन ट्रांसमिट हो जाएगा। क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन ग्लास टू एयर बाउंड्री पर हुई है, इसलिए रिफ्लेक्टेड पोर्शन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, ए आर। ठीक, ए आर हो गया। और ट्रांसमिटेड का क्या होगा, जो यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप दिमाग में रखिए, यहां पर सोचिए कि यहां लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ए टी, ये ए टी हो गया। ठीक है, अब ए टी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, यानी इस वाली ये जो ट्रांसमिटेड लाइन है ये वाली, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, और ये क्या आ रही है, अब देखिए सेकंड ग्लास प्लेट के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पहुंच गई। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होगा, यहां भी एक पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक पोर्शन ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, ये खुद में क्या है, ये खुद में है ए टी, यहाँ पर वो ए टी है। ठीक है, इसमें आप में से कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और ट्रांसमिशन भी हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा हमने बताया था कि इस पे जो सिल्वर की पॉलिश होती है वो पार्शियल होती है ना। आमतौर पे एक अच्छे इंटरफेरोमीटर में ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो 80% से लेकर 90-95% तक होता है ना। तो फुली सिल्वरिंग नहीं, 100% सिल्वरिंग नहीं की जाती है तो ट्रांसमिशन भी होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि ट्रांसमिटेड बीम की इंटेंसिटी वीक होगी। ओके, तो आगे बढ़े, तो ये जो एटी है रिफ्लेक्ट हो गई, तो जो रिफ्लेक्ट होगी वो क्या कहलाएगी, ए टी आर प्राइम, आर नहीं आर प्राइम, क्यों, क्योंकि एयर टू ग्लास रिफ्लेक्शन वो यहाँ पे नहीं लिखा है, आप चाहें तो अभी जब नोट्स बनाएंगे तो लिख लीजिएगा ए टी आर प्राइम। ठीक है, तो इस जगह पे हो गया ए टी आर प्राइम, देखिए आर प्राइम यहाँ से मैंने लिया ए टी आर प्राइम। और जो ट्रांसमिट होगी वो क्या हो जाएगी, ए टी तो ऑलरेडी है ही है, और ट्रांसमिट होगी तो क्या हो गया, ए टी टी प्राइम, ए टी पहले से थी, एक और ट्रांसमिशन हुआ, और कहां पे हुआ, एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास होगा तो क्या होगा, ये ऊपर देखिए एरो बना हुआ, एयर टू ग्लास जब होता तो क्या कोफिशिएंट क्या कितना गुना हो जाता है, टी प्राइम टाइम्स, ए टी तो पहले से था तो ए टी में मल्टीप्लाई हो गया टी प्राइम, तो ए टी टी प्राइम, ये एरो हो गया ए टी टी प्राइम। और ये क्या था, ये था ए टी आर प्राइम, करेक्ट, ये था ना ए टी आर प्राइम। अब ये ए टी आर प्राइम वाला जो एरो है इस पॉइंट पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा, जब यहाँ पे पहुंचा तो फिर इसका ट्रांसमिशन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। पहले ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं, ये खुद में क्या है, ए टी आर प्राइम, यही तो था। अब यहां से अगर ट्रांसमिट होगा तो क्या चीज जुड़ जाएगा, ए टी आर प्राइम टी प्राइम, क्यों, क्योंकि एयर से ग्लास हुआ।
ठीक है, अब जितने भी होंगे एयर से ग्लास ही होंगे। ग्लास टू एयर पहली बार हुआ था इस पॉइंट पर, है ना। इसके बाद इस पॉइंट पे एयर टू ग्लास हुआ, इस पॉइंट पे भी एयर टू ग्लास। तो अब हम जितने भी रिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे वो एयर टू ग्लास ही होगा। तो यानी हम इस्तेमाल में अब क्या लाएंगे, या तो आर प्राइम जब रिफ्लेक्शन होगा तो, और ट्रांसमिशन होगा तो टी प्राइम। आर और टी की जरूरत नहीं होने वाली है, पड़ने वाली है पहली बार के अलावा। ठीक, तो ये ए टी आर प्राइम था, ट्रांसमिशन हो गया तो क्या हो गया, ए टी आर प्राइम टी प्राइम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया, लेकिन आगे इसके कुछ और भी लिखा हुआ है, ई रेज़ टू पावर आई डेल्टा। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आप सिर्फ अभी एम्पलीट्यूड के बारे में बात करिए, ठीक है। हार्मोनिक टर्म के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो ये हो गया ए टी आर प्राइम टी प्राइम। ओके, तो ये ऑलरेडी था ए टी आर प्राइम, और यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टी आर प्राइम स्क्वायर, क्योंकि एक बार और रिफ्लेक्शन हो गया। आर प्राइम तो पहले ही से था, एक और आर प्राइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए टी आर प्राइम स्क्वायर। ठीक, अब ये आगे बढ़ा, इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचकर ट्रांसमिट हुआ तो क्या हो गया, ए टी आर प्राइम स्क्वायर, और ट्रांसमिट का जोड़े अब टी प्राइम। तो देखिए वही लिखा हुआ, ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया, ए टी टी प्राइम आर प्राइम स्क्वायर करके लिख दिया, लेकिन वही है ना, ये खुद में क्या था, ए टी आर प्राइम स्क्वायर खुद था ही, और टी प्राइम इसके अंदर और मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया ए टी टी प्राइम आर प्राइम स्क्वायर। इसके साथ भी एक हार्मोनिक टर्म लिखा हुआ, अभी छोड़ दीजिए। ये खुद क्या था, ए टी आर प्राइम स्क्वायर, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे सॉरी पहले रिफ्लेक्ट हुआ, एक और रिफ्लेक्शन हो गया तो क्या हो गया, ए टी आर प्राइम क्यूब हो गया। जब आया था तो ए टी आर प्राइम स्क्वायर था, जब इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुआ तो क्या हो गया, ए टी आर प्राइम क्यूब, और जब यहां पे पहुंचकर ट्रांसमिट हुआ तो क्या हुआ, ए टी आर प्राइम क्यूब टी प्राइम, एक टी प्राइम और बढ़ गया। ठीक, और यहां पे जो इधर की ओर गया रिफ्लेक्ट हुआ वो क्या हो गया, वो गया ए टी आर प्राइम रेज़ टू पावर 4। ठीक, और ट्रांसमिट होगा तो क्या हो जाएगा, ए टी आर प्राइम पावर 4 इंटू टी प्राइम। तो उसको देखिए लिखा हुआ ए टी टी प्राइम आर प्राइम 4। ठीक, इसी तरीके से आप आगे बढ़ाते जाइए, तो आर प्राइम 5 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 7, और इस तरफ की ओर देखिए 6। तो आप गौर कर रहे होंगे, गौर कीजिए अब आप, कि इन सभी में जो नीचे ट्रांसमिटेड दिखा रहा हूं आपको, ए टी टी प्राइम कॉमन है, ए टी टी प्राइम ए टी टी प्राइम सभी में कॉमन है। यहाँ पे क्या है, आर प्राइम रेज़ टू पावर क्या है, 0, तभी तो आर नहीं दिख रहा, आर प्राइम रेज़ टू पावर 0। यहाँ क्या, आर प्राइम रेज़ टू पावर 2, आर प्राइम रेज़ टू पावर 4, आर प्राइम रेज़ टू पावर 6, यानी आर प्राइम के ऊपर पावर क्या है, इवन है। ध्यान रखिएगा जो बोल रहा हूं, इवन है। अब जरा सा इधर देखिए, पहला वाला तो ए आर है, क्योंकि ग्लास से ए आर, इसको तो छोड़ दीजिए, अलग कर दीजिए। आगे देखिए, इसमें क्या कॉमन है, ए टी टी प्राइम, इसमें भी कॉमन है, ए टी टी प्राइम सभी में, देखिए सभी में ए टी टी प्राइम कॉमन है। और इसमें क्या चल रहा है, आर प्राइम रेज़ टू पावर 1, पहला तो खैर यार हो गया, दूसरा ए आर प्राइम रेज़ टू पावर 1, आर प्राइम रेज़ टू पावर 3, आर प्राइम रेज़ टू पावर 5, आर प्राइम रेज़ टू पावर 7। यानी यहां पर पहला छोड़कर उसके अलावा जितने हैं उनमें क्या है, आर प्राइम की पावर क्या है, ऑड है, रिफ्लेक्टेड में ऑड है, और ट्रांसमिटेड में इवन है। ठीक, इसीलिए आपको याद होगा, हमने बताया भी था कि रिफ्लेक्शन अगर इवन नंबर टाइम्स होता है तो कंडीशन में चेंज नहीं होता है, और ऑड टाइम्स होता है तो कंडीशन जो है वो पलट जाती है। ओके, अब जरा सा इसके आगे डिस्कस करते हैं कि एम्पलीट्यूड का टर्म तो खैर यहाँ पर हो गया। अगर कोई भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो आप चैट बॉक्स में लिख के सवाल पूछ सकते हैं, या लास्ट में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब देखिए बात करते हैं हार्मोनिक टर्म। ये ई रेज़ टू पावर आई डेल्टा, ये कैसे लिखा, देखिए हुआ ये कि फर्स्ट रे कौन सी, रिफ्लेक्टेड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ट्रांसमिटेड की बात करूंगा। अब फर्स्ट रे ए आर थी, सेकेंड रे ए टी आर प्राइम टी प्राइम, और आगे ई रेज़ टू पावर आई डेल्टा कैसे तो हम बात ही कर रहे हैं, ये सेकेंड रे ये थी। ठीक है, तो फर्स्ट रे और सेकेंड रे के बीच में एक पाथ डिफरेंस है। कितना पाथ डिफरेंस है, तो देखिए यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक। ठीक, इसके पार्ट डिफरेंस के बराबर है। ये पार्ट डिफरेंस कितना होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, पार्ट डिफरेंस होगा डेल्टा के बराबर। डेल्टा कितना होगा, 2 एन डी कॉस थीटा के बराबर।
2nd cos थीटा के बराबर पाथ डिफरेंस होगा रे 1 और रे 2 के बीच में। ऐसे ही रे 2 और रे 3 के बीच में भी रिफ्लेक्टेड की बातें हो रही सारी, 2 और 3 के बीच में भी इतना ही पाथ डिफरेंस होगा, 3 और 4 के बीच में भी इतना ही होगा, 4 और 5 के बीच में भी इतना ही होगा। तो अगर पाथ डिफरेंस इतना है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, स्मॉल डेल्टा, अभी थोड़ी पहले बात की थी। सो अगर पाथ डिफरेंस स्मॉल डेल्टा है तो हार्मोनिक टर्म हम कैसे लिखें, आपको याद मैंने बताया था कि हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू a e रेज़ टू पावर i थीटा। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा, दिस इतने की वजह से पाथ डिफरेंस और इसकी वजह से फेज डिफरेंस कितना हुआ, डेल्टा। तो हार्मोनिक टर्म कैसे लिखें, e रेज़ टू पावर i डेल्टा। हम कॉम्प्लेक्स टर्म के तौर पर लिख रहे हैं, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, e रेज़ टू पावर i डेल्टा। ओके, जब यहां पहुंचे तो क्या हो गया, पहले और तीसरे के बीच में कंपेयर कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कैपिटल डेल्टा और यहां से यहां तक 2 डेल्टा हो जाएगा ना। तो उसके लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 स्मॉल डेल्टा। तो इसलिए आई डेल्टा की जगह क्या लिखा हमने यहाँ पे, 2i डेल्टा। इसी तरीके से 3i डेल्टा, 4i डेल्टा, करेक्ट, क्योंकि हर बार पार्ट डिफरेंस डबल, ट्रिपल एंड 4 टाइम्स है ना, होता गया। इस वजह से हार्मोनिक टर्म में e रेज़ टू पावर पहले i डेल्टा, e रेज़ टू पावर 2i डेल्टा, 3i डेल्टा एंड e रेज़ टू पावर 4i डेल्टा लिखा गया। अब नीचे देख लेते हैं, यही बात यहाँ की फर्स्ट रे है ए टी टी प्राइम, सेकेंड रे में हमने एक हार्मोनिक टर्म लिखा e रेज़ टू पावर i डेल्टा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट रे और सेकेंड रे के में पार्ट डिफरेंस के हम देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक पार्ट डिफरेंस, तो ये किसके बराबर होगा, कैपिटल डेल्टा के बराबर होगा। और फेज डिफरेंस कितना होगा, स्मॉल डेल्टा के बराबर होगा। तो हम हार्मोनिक टर्म में क्या लिखा है, e रेज़ टू पावर i डेल्टा। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में पार्ट डिफरेंस की वजह से e रेज़ टू पावर i डेल्टा, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में e रेज़ टू पावर 2i डेल्टा, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में e रेज़ टू पावर 3i डेल्टा, क्योंकि ये पार्ट डिफरेंस डेल्टा, 2 डेल्टा, 3 डेल्टा, इस तरह से है ना। आपने हार्मोनिक टर्म में 3i डेल्टा लिखा। आई होप आपको ये फिगर समझ में आई हो, और ये फिगर ही समझना इस पूरे फेरिकल इंटरफेरोमीटर के थ्योरी का मूल है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे वीडियोस को आप दोबारा देख इस बात को समझिए। अब हम बहुत सिंपल सा डिस्कशन बचा है उसको कंप्लीट करते हैं। सो जो एम्पलीट्यूड इंसिडेंट लाइट की थी है ना, वो उसका हम कॉम्प्लेक्स हमने एम्पलीट्यूड बना दिया था, वो क्या होगी ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और आपने देखा ही होगा कि जो वैल्यू लिखी है दिस 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 दिस, इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर लिखा गया कि रिफ्लेक्टेड वेव्स की जो एम्पलीट्यूड होंगे, कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, वो ये वैल्यूज होंगी। इसी तरीके से सक्सेसिव जो ट्रांसमिटेड वेव्स हैं उनके कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड क्या होंगे, अभी हमने पीछे देखा था ATT प्राइम, ATT प्राइम, R प्राइम स्क्वायर, इसी तरीके से ये होंगे, ठीक है। अब आपको मालूम होगा कि हम ट्रांसमिटेड वेव हो या रिफ्लेक्टेड वेव हो, हम उसको क्या करते हैं, उसके आगे एक लेंस लगाते हैं और उन वेव्स को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। इस तरीके से लेंस लगाकर उन पैरेलल रेज को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक तरीके से क्या करते हैं, सम करते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं। सुपर इम्पोजिशन में क्या होता है, सम हो जाता है। सुपर इम्पोजिशन y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 सुपर इम्पोज हो जाता है। तो अब हम वही करने जा रहे हैं, हम सुपर इम्पोज करने जा रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसमिटेड में कंडीशन सेम रहती है और रिफ्लेक्टेड में कंडीशन इंटरचेंज हो जाती है। और उसका कारण भी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिटेड में जो आप देख ही रहे हैं आर प्राइम जो रिफ्लेक्शन होता है, आर के ऊपर जो पावर लगी, इसे समझिए इवन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए देखिए आर की पावर्स क्या है, इवेंस है। और रिफ्लेक्टेड में क्या होती है, आर के ऊपर जो पावर्स होते हैं क्या होते हैं, वो ऑड्स होते हैं, ठीक है। इसलिए रिफ्लेक्टेड का कंडीशन बदल जाती है। तो सुपर इम्पोज करना तो हम क्या करें, इन एम्पलीट्यूड्स को हम सम कर दें, जोड़ दें, तो एक अर्थमेटिक सीरीज जैसी बन जाएगी, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ स्लाइड्स में नहीं दिखाया है। अब इन्हीं के बीच में प्लस प्लस लगाते जाइए, AR प्लस ATR प्राइम T प्राइम e टू पावर i डेल्टा प्लस एंड सो ऑन। आप एक अर्थमेटिक सीरीज बना दीजिए, जो कॉमन है उनको कॉमन ले लीजिए, और अर्थमेटिक सीरीज को, इनफाइनाइट सीरीज को अगर आप सम करें, फार्मूला लगाएं, AP का इनफाइनाइट के लिए फार्मूला लगाएं, तो आपको फाइनली आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो ऐसा मिल जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखिए, क्या जो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए है, और ऊपर वाली एक्सप्रेशन में आप पहले RHS देखिए। LHS के बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि LHS भी कुछ बड़ा विशेष तौर पे लिखा है। RHS को देखिए, जब आप सम करेंगे
इनफाइनाइट सीरीज है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है, इनफाइनाइट सीरीज है, उसका फॉर्मूला लगाइए, आपने पढ़ा हुआ 9th-10th में। सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ए आर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर आई डेल्टा अपॉन 1 माइनस, देखिए यहाँ पे कैपिटल आर आ गया है, कैपिटल आर लिखा ना, कैपिटल आर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, स्मॉल आर और स्मॉल आर प्राइम। आर आर प्राइम क्या हो जाता है, आपको याद होगा फॉर्मूले में बताया था, कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। इस वजह से इस फार्मूले में हमने आर आर प्राइम, आर इक्वल टू आर स्क्वायर और आर इक्वल टू माइनस आर प्राइम, तो आर कैपिटल आर इक्वल टू आर आर प्राइम भी आप लिख सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट किया गया, कैपिटल आर ई रेज़ टू पावर आई डेल्टा। ऐसे ही ट्रांसमिटेड लाइट सिस्टम में भी आप लिख सकते हैं ए टी, तो देखिए कैपिटल टी आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ रहा होगा स्मॉल टी प्राइम, टी प्राइम, तो टी प्राइम के लिए क्या लिख दिया हमने, कैपिटल टी लिख दिया, और इन ब्रैकेट क्या है 1 अपॉन 1 माइनस कैपिटल आर, आर तो ऐसे ही जैसे बताया ई रेज़ टू पावर आई डेल्टा। तो आई होप कि आरएचएस को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करके सम करके लिख लेंगे, और अदरवाइज अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे नोट्स में पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया हुआ है, ठीक है। मैं उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम किल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, अब एलएचएस पे आते हैं। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, आरएचएस में तो आपने कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड लिख दिया, हमने एलएचएस में लिखा हुआ है रिजल्टेंट वेव का एक्सप्रेशन का कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, रिजल्टेंट वेव का, वो क्या आएगा, वो आएगा, आप जानते हैं कभी भी क्वेश्चन लिखते क्या होता है, पहला टर्म होता है एम्पलीट्यूड टर्म और दूसरा टर्म क्या होता है उसका हार्मोनिक, तो लिखा ए आर विच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड सिस्टम, इसलिए ए आर, और उसके साथ लिखा क्या है ई रेज़ टू पावर आई थीटा, वेयर थीटा इज द फेज, मतलब पूरे वेव का जो रिजल्टेंट फेज होगा वो है आई थीटा। इसी तरीके से यहाँ नीचे भी लिखा ए टी ई रेज़ टू पावर आई थीटा, तो ये रिजल्टेंट जो आपने लेंस लगाकर सारे वेव्स को इकट्ठा किया, सुपर इम्पोज कराकर स्क्रीन तक पहुंचाया, ये उसका कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड का टर्म लिखा हुआ है एलएचएस में, ठीक। आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा। जब कोई टर्म कॉम्प्लेक्स होता है और आप उसको स्क्वायर करना चाहते हैं, तो आपको स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी अगर मैं इसी के एलएचएस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने की कोशिश करूं तो ए आर तो ए आर ही रहेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में, लेकिन ई रेज़ टू पावर आई थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस आई थीटा आ जाएगा। हमारा राइट, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कोई अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो मुझे तुरंत बता दीजिएगा चैट बॉक्स में लिख कर, नहीं ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा होगा। यही बात आप ट्रांसमिशन के लिए लिख सकते हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे, है ना, जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्यों करते हैं, इंटेंसिटी निकालने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे कि क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक। सो हमारे पास इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसी को, ये जो पीछे आपने किया है इसी को, यानी पहला ये टर्म लीजिए एलएचएस में, ये लीजिए, और फिर इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ई रेज़ टू पावर माइनस आई 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आई डेल्टा अपॉन 1 माइनस कैपिटल आर ई रेज़ टू पावर माइनस आई डेल्टा, ऐसे लिख कर आप करिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटेंसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, आई आर इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे, ठीक, 4 कैपिटल आर साइन स्क्वायर डेल्टा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस कैपिटल आर होल स्क्वायर प्लस 4 आर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ठीक। अब इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एफ, वेयर एफ इज इक्वल टू 4 आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, ठीक। ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो आई आर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा आई आर इक्वल टू आई नॉट एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें आई आर बाई आई नॉट, अगर आप लिखना चाहें आई आर बाई आई नॉट तो वो हो जाएगा एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ठीक। तो इतनी बात समझ आ गई। अब ये एफ क्या है, एफ जिसको हमने अभी सब्स्टिट्यूट किया है, इसको एक नाम दे देते हैं, इसका एक नाम दिया गया कोफिशिएंट ऑफ फिनीज, ठीक। तो कभी आप फेवरिपल इंटरफेरोमीटर या एक्लॉन खरीदने जाएंगे तो एफ के नाम से वो बिकता है, स्पेसर की स्पेसिंग तो खैर है ही है कि हाँ डी कितना रखना चाहते हैं,
एफ के नाम से मिलता है कि हाँ भाई कितना एफ होना चाहिए, कितने एफ का चाहिए आपको एप्सिलॉन, उसके हिसाब से मिलेगा। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फिनीज, और एफ डिपेंड्स ऑन कैपिटल आर, दैट इज रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। एफ इज इक्वल टू 4 कैपिटल आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूट करके ये फॉर्मूला निकाला गया। इसी तरह से आप ट्रांसमिटेंस का निकाल सकते हैं। ट्रांसमिटेंस में फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा, न्यूमरेटर का फर्क पड़ेगा। आई टी इक्वल टू आई नॉट टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4 आर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम ही है जैसा कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में था। तो आई टी इक्वल टू आई नॉट 1 अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 हो गया। हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ फिनीज रख दिया, फॉर्मूला ऐसा हो गया, ठीक है। अगर इस वाले टर्म को यानी कि आई टी को और इस आई आर को अगर हम जोड़ दें तो क्या आना चाहिए, आप जोड़ के भी देखिएगा दोनों एक्सप्रेशन को आना चाहिए आई नॉट के बराबर, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड waves plus intensity of the transmitted wave should be equal to the intensity of the incident wave के बराबर होनी चाहिए, और ऐसा यहाँ पर आया भी। सो ये जो डेरिवेशन है इज वेरी इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है। सो इन दो जो एक्सप्रेशन आए रिफ्लेक्टेड के और ट्रांसमिटेड के, इसके आधार पे हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं फेवरी-पेरेट इंटरफेरोमीटर के बारे में। पहला, द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द रिफ्लेक्टेड पार्ट एंड ट्रांसमिटेड पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आपने देखा बिल्कुल इन दोनों का सम करते हैं तो आई के बराबर आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री का और क्या सेंस है, हम थोड़ी बात करेंगे। जिस कंडीशन में वहां पर डार्क होता है वहां उसी कंडीशन में यहाँ पर ब्राइट होता है, ये इसका मतलब है। तो इसका मतलब कि सेंट्रल स्पॉट ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट क्या होगा, सर्कुलर फ्रिंज इज ब्राइट, और रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या होगा, डार्क होगा। ट्रांसमिटेड लाइट में वही अगर ब्राइट होगा तो रिफ्लेक्टेड में वही डार्क हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है ना। Thus the two patterns are complementary to each other. अब एक प्लॉट से इस बात को और समझाने की कोशिश करते हैं। अब प्लॉट क्या है, आई टी बाई आई नॉट एंड डेल्टा के बीच में। तो ये आई टी बाई आई नॉट किसकी बात करें, अभी हमने यहाँ कहा था ना कि इस फॉर्मूले में आप आई टी बाई आई नॉट कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। इफ एफ इज कांस्टेंट देन आप डेल्टा की वैल्यू बदलते जाइए और आई टी बाई आई नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो जरा देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ये फिगर 13 है आपका नोट के हिसाब से, इसको जरूर आप देखिएगा, समझिएगा। देखिए ये अलग अलग फेज डिफरेंस पे दिखा रहा है। फेज डिफरेंस अगर 0 है तो देखिए आप जानते हैं ट्रांसमिटेड में क्या होगा, इंटेंसिटी का जो रेशियो है ट्रांसमिटेड अपॉन इंसिडेंट रेशियो क्या होगा, दैट विल मैक्सिमम, और किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा कि सारी की सारी लाइट क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो जा रही है, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं हो रही है ना। आई नॉट आई टी अपॉन आई नॉट 1 कब आएगा, जब आई टी इज इक्वल टू आई नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 कलर से आपने कर्व देखे होंगे, ब्लू, मैजेंटा एंड ग्रीन। ब्लू जो है वो एफ की वैल्यू 3 के लिए है, जो मैजेंटा कलर में है या पिंक कह लीजिए एफ इक्वल टू 10 के लिए, और जो ग्रीन है वो एफ इक्वल टू 100 के लिए। और एफ आप जानते हैं क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फिनीज होता है, ठीक है। सो अब देखिए जैसे जैसे हम कोफिशिएंट ऑफ फिनीज बढ़ाते जा रहे हैं क्या होता है ये समझना है। तो अब देखिए 0 पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 पाई पे भी मैक्सिमम मिल रहा है, 4 पाई पे भी, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर हमें मिनिमा मिल रहा है। लेकिन जब एफ की वैल्यू कम है तो ये मिनिमा 0 नहीं है। देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी के बीच रेशियो क्या है, आई टी अपॉन आई नॉट क्या है, 0.2। इसका मतलब क्या हो गया कि 20% अभी भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। पाई जब फेज डिफरेंस पाई रखा और आई टी बाई आई नॉट 0.2 आया, इसका मतलब ये है कि अभी भी जो इन दोनों के बीच का ये जो रेशियो है वो घटकर कितना हो गया, 20% ही घटा, यानी कि अभी भी इसका 80% रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। ओके, अभी देखिए 100% रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर अभी भी 80% ही हो रहा है। ये बात आप पाई पे भी देख सकते हैं, 3 पाई पे भी देख सकते हैं, 5 पाई पे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर एफ की वैल्यू को कुछ बढ़ा दिया, 3 to 10 कर दिया, पिंक की लाइन को देखिए, तो आप देखते हैं काफी जल्दी ही इंटेंसिटी का ये रेशियो रिड्यूस हो जाता है। पाई से चलते ही या 2 पाई के दोनों तरफ या 4 पाई के दोनों तरफ देखिए आप, ये रिड्यूस होने लगता है काफी जल्दी। इवन पाई बाई 2 पे भी काफी कम हो जाता है। लेकिन पाई पर आकर भी अगर यहाँ पे वैल्यू मैं कंसिडर कर लूँ कि
0.05 के आसपास है, तो 0.05 कह रहा हूँ मैं, 0.5 के आसपास है, इसका मतलब ये है कि 5% अभी भी ट्रांसमिट हो रहा है और 95% रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी पहुंचे हुए रिफ्लेक्शन 100% नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन अगर f की वैल्यू को मैं 100 कर दूं, तो आप गौर कीजिए ग्रीन वाली लाइन एट पाई 2 पाई 4 पाई 1 है, लेकिन जैसे ही आप इन वैल्यू से, मतलब पाई की फेज के डिफरेंस की वैल्यू पाई 2 पाई और 4 पाई से थोड़ा सा भी दाएं या बाएं होते हैं, थोड़ा सा भी घटाते हैं, इंटेंसिटी शार्पली डिक्लाइन करती है, घटती है, और क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, यानी कि ट्रांसमिशन कुछ नहीं हो रहा है, जीरो, 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती जा रही है। ठीक, सो कौन सा इसमें से कर्व हमारे फेवरेट पैरामीटर में अच्छा माना जाएगा? जिसकी विथ मिनिमम हो। देखिए टाइम शायद ज्यादा नहीं बचा है, तो आज मैं जितना कंप्लीट कर पा रहा हूँ कंप्लीट कर रहा हूँ, वरना फिर मैं एक लेक्चर और आपका इस पे लूंगा, ठीक है। और ये कहलाता है फुल विथ एट हाफ मैक्सिमम। ये कहाँ पे मेजर करते हैं? इंटेंसिटी जहाँ पे 0.5 हो जाए, IT अपॉन आई नॉट जहाँ 0.5 हो जाए, वहां पर इस कर्व की चौड़ाई, इसको बोलते हैं FW अपॉन HM, और इसकी वैल्यू थी 4/√f। जितनी कम होगी उतना ही इंटरफेरोमीटर अच्छा होगा, और कम कब होगी? f जब ज्यादा होगा। तो मैं यहीं पर आज का प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं। आपके लिए असाइनमेंट है कि आप एक IR अपॉन आई नॉट ड्रॉ करें, रिफ्लेक्शन के लिए भी एक आप ड्रॉ करें, ठीक है। इसके आगे का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे करेंगे।